नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन और ग्रेट प्लेन, इन तीन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। देखिए, जैसे दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं कि अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन करें इंडिया की, तो इंडिया को हम बेसिकली 5 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। देखिए मैप में आप इसको लाइट ब्लू कलर पे सबसे ऊपर वाली तरफ देख पाएंगे। लाइट ब्लू में जो है हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है। उसके बाद हिमालय से थोड़ा नीचे आप मैप में देख पाएंगे ग्रेट प्लेन्स है। ग्रेट प्लेन बेसिकली क्या है, भारत में जो नदियां प्लेन क्रिएट करती हैं, जो कि हिमालय के ठीक नीचे पड़ता है, वो वाला रीजन हो जाएगा ग्रेट प्लेन। और मैप में आप इसको येलो कलर से देख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड और पेनिसुलर प्लेटू की। देखिए सेंट्रल हाईलैंड जो है वो मैप में मार्क है ऑरेंज कलर से, और जो पेनिसुलर प्लेटू है उसको हम देख पाएंगे लाइट ग्रीन कलर से। देखिए जो पेनिसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड है ना, ये इंडिया की सबसे बड़ी फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है। यानी ये क्लासिफिकेशन जो है सबसे बड़ी है। इंडिया का लगभग आधा एरिया जो है वो ये नंबर 3 वाली फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है वो जो है वो कवर करती है। फिर बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। देखिए कोस्टल प्लेन इंडिया में वेस्टर्न वाली साइड है और ईस्टर्न है, तो यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न प्लेन्स। तो हमारे कोस्ट में वेस्ट प्लेन बनते हैं, जो कि वेस्ट साइड में, और इस साइड में वेस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन देखिए आप मैप में जो देखेंगे वो आपको मिलेंगे जो है वो डार्क ग्रीन कलर के मिलेंगे। और जो ईस्टर्न वाली साइड आपको कोस्टल प्लेन मिल रहे हैं, वो ईस्टर्न वाली साइड जो कोस्टल प्लेन है वो सारे के सारे लाइट पिंक कलर में है। और उसके बाद सबसे छोटी फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया की आती है वो है आइलैंड। आइलैंड को आप मैप में डार्क ब्लू कलर पे देख पाएंगे। नीचे देखिए अंडमान निकोबार है और दूसरी तरफ जो है वो लक्षद्वीप है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली जो हमारी डिवीजन है वो है हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। अब देखिए हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय की जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है आज से लगभग 10 मिलियन साल पहले। ठीक, तो हिमालय की फॉर्मेशन की एक जो है वो प्रॉपर देखिए थ्योरी है, उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो हिमालय की जो फॉर्मेशन हुई है वो लगभग 10 मिलियन साल पहले जो है वो हुई है। और देखिए हिमालय की जो टोटल लेंथ है, अगर आप हिमालय की लेंथ की बात करेंगे, हिमालय की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 5000 किलोमीटर है। हिमालय की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 5000 किलोमीटर है। और दूसरी चीज जो है वो जो इसकी विड्थ के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी जो विड्थ है वो देखिए लगभग 300 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। ये वेरी करता है जगह से लेकर उधर, लेकिन आप पाएंगे कि वेस्टर्न साइड में हिमालय की जो विड्थ है वो ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाते जाएंगे या इस डायरेक्शन में जाते जाएंगे, हिमालय की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। ठीक, अब देखिए हिमालय में एक और गौर करने वाली बात यह है कि हिमालय में 2 सिंटैक्सियल बैंड हैं। तो याद रखिए हिमालय में 2 सिंटैक्सियल बैंड्स हैं। यानी हिमालय 2 ऐसी जगह है, हिमालय यानी अपनी लेंथ में चलता चलता जो 2 ऐसे मोड़ पर आकर के थोड़ा बेंड हो जाता है। और पहला यानी वेस्ट वाली साइड में जो सिंटैक्सियल बैंड है, जैसा कि आप मैप में भी देख पाएंगे, वो होता है नंगा पर्वत के ऊपर। यानी नंगा पर्वत के पास आकर के हिमालय मुड़ जाता है। और ईस्ट साइड में जो सिंटैक्सियल बैंड है, ईस्ट साइड में हिमालय का जो सिंटैक्सियल बैंड है वो नमचा बरवा के पास आता है। ठीक, तो याद रखिए हिमालय 2 जगह से थोड़ा मुड़ जाता है। और इसके देखिए इस बेंड होने का जो मेन रीजन है वो बोला जाता है कि जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है पेनिसुलर प्लेटू के द्वारा हिमालय के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा बेंड हो गया। ठीक, अब देखिए हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांस हिमालयन रेंजेस को। ये वो रेंजेस हैं जो हिमालय के बनने से पहले जो है वो प्रेजेंट थी। तो इनमें 3 बड़ी ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। सबसे पहले है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, और तीसरे नंबर पर जास्कर आती है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं काराकोरम रेंज को। देखिए मैप में आप देखेंगे काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, और काराकोरम रेंज जो एक्सटेंड हो रही है वो पामीर नोट तक हो रही है। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो पामीर नोट तक हो रही है। देखिए काराकोरम की जो लेंथ है वो लगभग 600 किलोमीटर है। और काराकोरम में ही भारत का हाईएस्ट पॉइंट है कागीर, जिसको K2 या फिर गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए ये इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है। हालांकि ये पड़ता पीओके में, देखिए पीओके हमारा ही हिस्सा है। तो याद रखिए
गोडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम रेंज में पड़ता है और ये हिमालय का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके अलावा इसमें अलग अलग ग्लेशियर भी हैं, जैसे कि सियाचिन, हिस्पर, बाल्तोर और बियाफे ग्लेशियर। ठीक, उसके अलावा इसमें आपको 2 माउंटेन पास भी देखने को मिलते हैं, एक है मिंताका और दूसरा है अगील पास। इनके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। दूसरी जो बड़ी ट्रांस हिमालयन रेंज है वो है लद्दाख रेंज। देखिए लद्दाख रेंज की जो टोटल लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर पड़ती है और ये एक्सटेंड होता है इंडस रिवर से लेकर के श्योक रिवर। इंडस जो है श्योक की ही ट्रिब्यूटरी है और ये बेसिकली इंडस और श्योक के बीच में पड़ता है। लद्दाख रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट राकापोशी। राकापोशी भी पीओके में पड़ता है, याद रखिए। और एक और जो काम की बात है, देखिए लद्दाख रेंज का एक ऑफशूट है जिसका नाम है कैलाश रेंज। तो कैलाश पर्वत जो है, माउंट कैलाश जिसको हम बोलते हैं, वो इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है और ये बेसिकली चीन में पड़ती है। कैलाश जो रेंज का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो चीन वाले एरिया में पड़ता है। अब देखिए ये कैलाश रेंज जो है ये थोड़ा सा आप सीक्रेट तरीके पे है हिंदुज़म को लेके। ठीक, फिर बात करते हैं। देखिए लद्दाख रेंज में ही कुछ पार्ट जो है वो लद्दाख प्लेटू का है। तो लद्दाख प्लेटू बेसिकली भारत का हाईएस्ट प्लेटू है। तो इसके बारे में अपन ये चीज़ लिख लेते हैं कि ये भारत का हाईएस्ट प्लेटू है। बहुत छोटा प्लेटू है, इतना बड़ा एरिया कवर नहीं करता, तो लेकिन ये भारत का हाईएस्ट प्लेटू है, लद्दाख प्लेटू। अब लद्दाख प्लेटू के अंदर कुछ प्लेन एरिया हैं। उन प्लेन एरिया के जैसे नाम है सोडा प्लेन, डेप्सांग, चांगचेनमो और लिंगजीटांग। देखिए डेप्सांग जो है अभी रिसेंटली देखिए भारत चीन का जो आपस में विवाद चल रहा है बॉर्डर के, उसके ऊपर भी थोड़ा फेमस रहा था डेप्सांग प्लेन। ठीक, तो देखिए दोस्तों जास्कर रेंज की जो लंबाई है वो लगभग 640 किलोमीटर की है और ये जो है सुरु रिवर और अपर करनाली रिवर, सुरु जो है वो भी इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है और अपर करनाली रिवर जो है जो कि नेपाल में पड़ती है, ये उसके लगभग बीच में पड़ता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है कामेत। देखिए कामेत भारत में पड़ता है और ये उत्तराखंड में है। कामेत जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पास है वो है जोजिला पास। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पास है वो है जोजिला पास। दोस्तों फिर बात करते हैं जो प्रॉपर हिमालयन रेंजेस हैं उसकी। तो ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है ग्रेट हिमालय, हिमाद्री या बाहिरगिरी या फिर हायर हिमालय जिसको बोलते हैं। ये हिमालय का देखिए सबसे बाहर वाला हिस्सा है। असल में हिमालय को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर है वो ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, फिर लोअर हिमालय। तो बेसिकली ये जो है ग्रेटर हिमालय है। और ग्रेटर हिमालय के बारे में एक और खास बात है कि इसमें जो एवरेज हाइट आपको पीक की देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा है, वो लगभग 6000 मीटर है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, पीक हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6 या 6000 मीटर से ऊपर है। और यहीं पे एक और काम की बात क्या है कि इसकी जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर से लेकर के 180 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। तो एवरेज हाइट और विड्थ यहाँ पर हो गई। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है, तो इस रेंज की खास बात क्या है कि दुनिया के जितने हाईएस्ट पीक हैं उन हाईएस्ट पीक में से बहुत सारे हाईएस्ट पीक जो हैं वो ग्रेटर हिमालय रेंज में है। तो देखते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, कंचनजुंगा जो है वो इंडिया में है, नंगा पर्वत हो गई ये पीओके में पड़ती है, नंदा देवी हो गई, माउंट मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो पीक हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेंजेस में से एक हैं और ये पड़ा करते हैं हमारे ग्रेटर हिमालय में। देखिए फिर बात करते हैं कि इनमें से कुछ जो है वो इंडिया में है, इनमें से कुछ इंडिया में है जैसे कि कंचनजुंगा और नंदा देवी। तो ये दोनों जो पीक हैं ये उत्तराखंड में पड़ते हैं, याद रखिए ये दोनों पीक जो हैं ये उत्तराखंड में पड़ा करते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम अगर आप नंगा पर्वत को छोड़ देंगे तो इसमें से मैक्सिमम जो है वो सारे के सारे नेपाल में पड़ा करते हैं। ठीक, उसके अलावा ग्रेटर हिमालय में ही आपको माउंटेन पास देखने को मिलेंगे जैसे कि शिवकिला, नाथुला और नीतिला। देखिए नाथुला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी की वजह से भी। तो कुछ ये 3 बड़े पास हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं ग्रेटर हिमालय रेंज में। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं मिडल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल के बारे में। ठीक, तो देखिए इसकी जो एवरेज हाइट है यहाँ पर जितने पीक हैं वो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ना ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लो हैं। और इसकी विड्थ जो रहती है वो रहती है लगभग 90 किलोमीटर से लेकर के 120 किलोमीटर के बीच बीच में। ठीक, अब देखिए इसके कुछ सब रेंजेस हैं।
तो उनकी बात करते हैं, जैसे कि पीर पंजाल, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत और धौलाधार। देखिए जो महाभारत रेंज है ये तो नेपाल में है, ठीक, और ये बाकी जो 4 इसकी सब रेंजेज हैं वो इंडिया में ही पड़ा करती हैं। और देखिए धौलाधार रेंज जो है वो मिडल हिमालय का सबसे साउथ मोस्ट पार्ट है, ठीक। फिर बात करते हैं पासेस की, तो इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पास है, बनिहाल और रोहतांग। और इसमें जो ग्लेशियर अपने को देख के मिलते हैं वो है सोनापानी, बारासिंगरी और गांगरी ग्लेशियर, ठीक। फिर बात करते हैं आउटर हिमालय, सब हिमालय, ये जिसको हम शिवालिक के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अब देखिए ये हिमालय का लगभग लोअर मोस्ट पार्ट है जो कि प्लेन के साथ लगता है, और यहाँ पर जो एवरेज हाइट है पीक्स की वो बहुत कम है। यहाँ 1200 से लेकर के 1500 मीटर तक की एवरेज हाइट मिलती है, और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ बहुत कम है, 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में जो है वो आपको विड्थ मिलती है। अब देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें हिल्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ हिल्स हैं जो कि इसका पार्ट है, जैसे कि दुधवा है यूपी में, चूरिया और मोरिया जो है वो नेपाल में पड़ा करती है, और जम्मू हिल्स वो बेसिकली शिवालिक के पार्ट हैं। देखिए शिवालिक और हिमाचल के बीच में, यानी शिवालिक और हिमाचल के बीच में, इन दोनों रेंजेस के बीच में कुछ फर्टाइल वैली हैं जिनको जो मोस्टली पड़ा करती हैं उत्तराखंड में, और उन वैलीज को हम बोलते हैं द्वार या फिर दून। जैसे कि आपने कोट द्वार या देहरादून सुना होगा, तो बेसिकली वो ये वैलीज हैं, फर्टाइल वैलीज। और देखिए एक और चीज़ जो काम वाली चीज़ है, देखिए मिडल हिमालय क्योंकि ऐसी हाइट पर है जो बहुत ज़्यादा हाइट पर है ना कम हाइट पे है, तो यहाँ पहुँचना भी आसान है। तो देखिए मिडल हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। तो जितने हिल स्टेशन, फेमस हिल स्टेशन भारत में है वो सारे के सारे मिडल हिमालय में हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, मनाली। तो ये सारे जो फेमस हिल स्टेशन हैं, दार्जिलिंग हो गया, ये हो गए, तो ये सारे हिल स्टेशन जो हैं वो पड़ा करते हैं मिडल हिमालय रेंज में। देखिए शिवालिक के लोअर पार्ट जो हैं वो कुछ एरिया जो हैं वो थोड़े मार्शी हैं और वहाँ पर जंगल है, जिसको बेसिकली तराई रीजन बोल दिया करते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे हिमालय वाले बाकी 2 पार्ट। देखिए अब बचता है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन का, तो अब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की, जिनको बेसिकली हम जो है पूर्वांचल भी बोल दिया करते हैं। देखिए दोस्तों जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन या पूर्वांचल की, तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम हाइट की कुछ माउंटेन्स हैं जिनको हम हिल्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस एरिया में हमें कुछ ऐसे हिल्स मिलते हैं जो अलग अलग स्टेट में पड़ा करते हैं, बहुत छोटे छोटे हिल्स हैं, तो उनकी बात करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपको मिशमी, दाफला, पटकाई और अबोर हिल्स मिलेंगे, ठीक। मैप में देखिए आप देख पाएंगे। फिर असम में मिलेगी मकेर, मिकीर, बरैल और रेंगमा हिल्स। अब देखिए बरैल को नॉर्थ काचर हिल्स भी बोला जाता है। मणिपुर में आपको मणिपुरी हिल्स मिलेंगे, लेमताल हिल्स मिलेंगे। मिजोरम में आपको मिजो हिल्स या जिनको लुशाई हिल्स भी बोला करते थे। फिर आते हैं मेघालय में। देखिए मेघालय में 3 बड़े इंपॉर्टेंट हिल हैं जो हैं गारो, खासी और जंतिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हिल है, मैप में आप इनकी लोकेशन देख पाएंगे। फिर नागालैंड में नागा हिल्स, पटकाई हिल्स और रेंगमा हिल्स, ठीक। तो दोस्तों ये कुछ हिल्स हैं जो आपको मिलती हैं नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की तरफ भारत में। अब याद रखिए दोस्तों जो पटकाई है ना, ये वाला, ये 2 स्टेट में पड़ता है, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो पटकाई हिल्स नागा हिल्स के साथ वाटरशेड के तौर पे काम करता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम कि इट एक्ट एज वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो याद रखिए जो पटकाई हिल्स है या पटकाई बम जिसको बोला करते हैं, वो वाटरशेड के तौर पे काम आता है इंडिया और म्यांमार के, ठीक। देखिए तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय के बारे में, यानी हिमालय को अगर आप इंडिया में रीजन वाइज डिवाइड कर दे तो कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। तो देखिए लेंथ वाइज अगर आप देखेंगे नेपाल हिमालय की जो लेंथ है वो सबसे लंबी है, ठीक। अब देखिए ये बेसिकली हमने डिवाइड किया है नदियों के बीच के हिसाब से। तो देखिए अगर आप पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो इंडस सतलुज के बीच वाला सारा रीजन हम पंजाब हिमालय बोल देंगे। कुमाऊं हिमालय
सतलुज और काली रिवर के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, तीस्ता जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है वो, और असम हिमालय जो है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में हमें मिलता है। तो बेसिकली रीजनल क्लासिफिकेशन हमने की है, हमारे हिमालय की बात करेंगे। अब देखिए कुमाऊं हिमालय में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी मिलते हैं, जैसे कि सतोपत ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। बेसिकली ये वो ग्लेशियर हैं जहाँ से भारत की बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। फिर बात करते हैं, देखिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक है माउंटेन के ऊपर, वो है माउंटेन पासेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं माउंटेन पासेज की। देखिए पासेज को हिंदी में दर्रा बोलते हैं, और बेसिकली होता क्या है कि पहाड़ों के बीच में जो हमें थोड़ा प्लेन एरिया मिल जाता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया करते हैं, उन एरिया को बेसिकली क्रॉस करने के लिए हम यूज़ किया करते हैं, उनको हम बोलते हैं माउंटेन पास, और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ज्योग्राफी में। तो बात करते हैं लद्दाख में। देखिए लद्दाख में सबसे पहले जो पास आता है वो है मिंटाका पास, और मिंटाका पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राई जंक्शन है, यह ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, एंड अफगानिस्तान। ठीक, तो याद रखिए मिंटाका पास जो है वो ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का। फिर पारपिक, खुंजरब, अगील। देखिए अगील पास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमिकाला, चांगला, खारदुंगला जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रॉक थी अभी तक थोड़े टाइम तक, इमिसला और जोजिला। देखिए जोजिला भी स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोजिला पास जो है वो कश्मीर को लेह के साथ कनेक्ट करता है, तो बेसिकली कनेक्ट करता है कश्मीर टू लेह। तो जोजिला पास जो है, पेंसिला, करतग और लनकला। देखिए लनकला इंपॉर्टेंट है क्योंकि लनकला जो है वो लद्दाख को लहासा के साथ जोड़ता है। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर जो में पास जो है वो है बनिहाल और पीर पंजाल पास। ठीक, अब देखिए बनिहाल पास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर के साथ, ये जम्मू को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है। देखिए जो हमारा पास है अगील पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगील पास जो है वो सिंजियांग जो कि चाइना का एक प्रोविंस है उसको लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में देव से रोहतांग पास है। देखिए देव से रोहतांग लाहौल स्पीति वाली साइड पड़ा करते हैं। फिर है शीप किला। देखिए शीप किला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शीप किला जो है वो तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है इंडिया को, और एक बारालाचा पास हो गया। ठीक, फिर बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में है लीपू लेक। देखिए जो लीपू लेक है ये भी एक ट्राई जंक्शन है, तो लीपू लेक भी ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना और नेपाल। तो लीपू लेक भी जो है वो एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और नेपाल का, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लीपू लेक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है माना पास, नीतिला, मुलिंगला और मांगशुधुरा। देखिए मांगशुधुरा पास को भी जो है वो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में हमारे पास है नाथुला और जेलेपला। इसमें नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों हमने अब तक 2-3 इंपॉर्टेंट पास पढ़े, जैसे कि नाथुला हो गया, यहाँ पर नीतिला हो गया, शीप किला हो गया। देखिए इन पासिस का इस्तेमाल बहुत पहले किया जाता था चीन के साथ बिजनेस करने के लिए। ठीक, तो नाथुला, नीतिला और शीप किला, जिसमें से नाथुला बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है दिफेर या फिर दीपू पास, तुंगा पास, यांग येप, कुंजवब, फोंगसुन और दिहांग पास। ठीक, अब याद रखिए इसमें से जो काम का है वो है दीपू पास। दीपू पास क्यों, क्योंकि दीपू पास ये भी एक ट्राई जंक्शन है ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ठीक, ये भी एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और म्यांमार का। देखिए बोमडिला जो है वो बेसिकली चुम्बी वैली से होते हुए जो है वो हमें भूटान के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए बोमडिला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हो गए, जो कि देखिए इसके अलावा इन माउंटेन पास की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, देखिए मैप में आपको इनकी इन दोनों की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने देखी है, वो भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो सिचुएटेड है।
तो हमारा अगला टॉपिक दोस्तों जो है वो है वैलीज इन हिमालय, यानी हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नुब्रा वैली आती है जो कि लद्दाख में है, फिर नीलम वैली जो कि जम्मू कश्मीर में, लिद्दर वैली जम्मू कश्मीर, फिर पिन वैली है वो हिमाचल प्रदेश में है, एक बसपा वैली है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, फिर पंजी वैली जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, टोंस वैली जो है वो उत्तराखंड में है, सोर वैली भी उत्तराखंड में है, फिर है बराक वैली जो कि असम में है, फिर है युमथांग वैली जो कि सिक्किम में पड़ती है। उसके अलावा नेवड़ा वैली जो कि कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, याद रखिए नेवड़ा वैली ये वेस्ट बंगाल में है। चुम्बी वैली जो सिक्किम में है, जुकू वैली जो कि नागालैंड और मणिपुर में पड़ती है, फिर है सांगला वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में, और लीपा वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा जो सेकंड वाला जो आज हमें करना था पॉइंट वो कवर हो गया, यानी हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन जो है वो हमारा कवर हो चुका है। और अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों फिर हम बात करते हैं हमारे अगले जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ग्रेट प्लेन्स के बारे में। देखिए प्लेन्स जो बनते हैं वो नदियों के द्वारा जो फाइन एल्यूमिनियम और दूसरा जो मटेरियल है जो वो आगे नीचे लेकर आती है और पहाड़ों से नीचे आती जो है उसको फ्लड्स की वजह से या दूसरे रीजन्स की वजह से फैला देती है। उसकी वजह से एक बहुत फर्टाइल रीजन क्रिएट होता है जिसको हम प्लेन बोला करते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट फीचरलेस हुआ करते हैं। और इंडिया में ग्रेट प्लेन्स देखिए आप मैप में देख पाएंगे कि वो ईस्ट से लेकर के वेस्ट यानी प्रॉपर लगातार अरुणाचल से के नीचे से लेकर के वो पूरा लगातार पंजाब एंड तक जो है वो है। अब देखिए ग्रेट प्लेन्स की अगर आप बात करेंगे तो भारत के जो प्लेन्स हैं वो लगभग 7.8 स्क्वायर किलोमीटर रीजन जो है वो कवर करते हैं। इतना एरिया जो है वो भारत के प्लेन्स कवर किया करते हैं। और अगर आप इनकी विड्थ देखेंगे, इनकी जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक वेरी करती है। और ज़्यादा जो विड्थ है वो वेस्ट में है, यानी वेस्ट में इनकी विड्थ ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप ईस्ट में आते जाएंगे इनकी विड्थ जो है वो लगातार कम होती जाएगी। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें कि रीजनल डिवीज़न क्या है भारत में ग्रेट प्लेन्स का, देखिए तो बात करते हैं रीजनल डिवीज़न की। और रीजनल डिवीज़न में हम इसको एरिया वाइज लेकर चलेंगे। और जैसा कि आप देखिए मैप में भी देख सकते हैं कि इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखिए एक और बात जो है वो देखने वाली है कि ग्रेट प्लेन्स को आप एक रफ भाषा में कह सकते हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो अगर इसको रफली आप डिवाइड करना चाहें तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इंडस के प्लेन, गंगा का प्लेन और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहली जो इनकी रीजनल डिवीजन है यानी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये मिलते हैं वेस्ट ऑफ इंडस, यानी इंडस नदी के वेस्ट डायरेक्शन में आपको जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे दो तरह के स्पेशल फीचर मिलते हैं, एक है डोरोज और दूसरा है डंड। तो डोरोज और डंड क्या है, देखिए डोरोज जो हैं ये बेसिकली है डिप्रेशन क्रिएट बाय रिवर। तो ये है डिप्रेशन क्रिएटेड बाय रिवर। और ढंड जो हैं ये बेसिकली अल्कालाइन लेक होती है जो उस रीजन में फॉर्म की जाती है। तो ढंड बेसिकली होती है अल्कालाइन लेक। तो डोरोज और ढंड जो हैं ये नॉर्थ प्लेन के की फीचर्स हैं। देखिए फिर बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स के बारे में। ठीक, देखिए पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स जो है भारत के सबसे फर्टाइल रीजन में से एक है। और इस रीजन में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि देखिए बहुत छोटे स्टेट है पंजाब और हरियाणा दोनों, लेकिन एग्रीकल्चर वे में इनकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए पंजाब एंड हरियाणा प्लेन की जो टोटल लेंथ अगर आप देखें ये लगभग 640 किलोमीटर है। और इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूं तो विड्थ जो है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। तो इनकी लेंथ और विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इन प्लेन्स की यानी पंजाब एंड हरियाणा जो प्लेन्स हैं इनका मेन फीचर है दोआब। तो इनका जो मेन फीचर है वो है दोआब। दोआब बेसिकली होता है दो नदियों के बीच की जगह। तो क्योंकि पंजाब में बहुत सारी नदियां हैं तो उन नदियों के बीच के जो लगातार स्पेस है, जो फर्टाइल जगह है, एरिया है, उनको दोआब बोलते हैं। तो पहला दोआब है सिंधु सागर दोआब जो कि इंडस और झेलम के बीच है।
दूसरा है छज दोआब जो झेलम और चेनाब के बीच है। तीसरा है रचना दोआब जो कि चेनाब और रावी के बीच है। फिर है बरी दोआब जो कि रावी और ब्यास के बीच है। फिर है बिस दोआब जो कि ब्यास और सतलुज के बीच है। तो ये 5 दोआब रीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब और हरियाणा प्लेन्स के लिए। फिर बात करते हैं खादर प्लेन। देखिए इनके अंदर कुछ खादर एरियाज हैं, खादर प्लेन हैं, लोकली पंजाब और हरियाणा में उसको बेट बोला जाता है। देखिए अब खादर क्या है, ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक्स डिवीजन है प्लेन्स की, जिसको हम थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे हैं पंजाब प्लेन। इनके बाद बात करते हैं जो तीसरे टाइप के प्लेन मिलते हैं, तीसरा जो डिवीजन है प्लेन का वो है राजस्थान प्लेन। ठीक, अब देखिए राजस्थान प्लेन की खास बात क्या है कि राजस्थान के जो प्लेन है उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्ट है। तो इसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्ट है, थार डेजर्ट जो हमारा देश में डेजर्ट है। तो राजस्थान प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट है। देखिए फिर बात करते हैं कि राजस्थान प्लेन में वेस्टर्न डेजर्ट जो इसका ईस्टर्न पार्ट है यानी डेजर्ट के साथ में जो लगता है सेमी एरिड रीजन जो है उसको राजस्थान बगार बोलते हैं और वो एक सेमी एरिड टाइप का रीजन है। और अरावली रेंज डिवाइड्स राजस्थान प्लेन। तो राजस्थान प्लेन को जो है वो अरावली रेंज डिवाइड करती है 2 अलग अलग हिस्सों में। देखिए जो ईस्ट साइड में अरावली के ईस्ट में पड़ता है उस एरिया को मेवाड़ बोलते हैं और अरावली के जो वेस्ट साइड में पड़ता है उस रीजन को मारवाड़ कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए कई बार क्या होता है राजस्थान में ही लोकली कई बार सीजनल स्ट्रीम की वजह से एक फर्टाइल स्ट्रेच तैयार हो जाता है। तो राजस्थान प्लेन में ही सीजनल स्ट्रीम्स create a fertile stretch of land called रोही। तो होता क्या है सीजनल स्ट्रीम्स की वजह से ही राजस्थान में एक फर्टाइल स्ट्रेच तैयार हो जाता है राजस्थान प्लेन में जिसको हम रोही बोला करते हैं। तो फिर बात करते हैं हमारे अगले प्लेन के बारे में। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारी अगली जो रीजनल डिवीजन है प्लेन्स की उसकी, वो है गंगा प्लेन। देखिए गंगा प्लेन एरिया के हिसाब से भारत की सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेन है। ठीक, फिर बात करते हैं अगर आप इसका एरिया कवर देखें तो ये जितना एरिया कवर करता है वो है 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत में जो टोटल प्लेन है उसका लगभग आधा एरिया जो है वो अकेला गंगा प्लेन ही कवर किया करता है। ठीक, फिर बात करते हैं गंगा प्लेन को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। ठीक, तो गंगा प्लेन को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये अपर गंगा प्लेन जो है ये वेस्टर्न यूपी वाला हिस्सा है। वेस्टर्न यूपी यानी वो एरिया जहां तक आते आते यमुना नदी, यानी बेसिकली अगर आप यमुना नदी वाला एरिया लिखेंगे तो यमुना कवर्ड रीजन, यानी वो एरिया जो यूपी में यमुना नदी कवर करती है वो एरिया इसके अंडर आता है। मिडल गंगा प्लेन जो है वो ईस्टर्न यूपी और बिहार का कुछ हिस्सा और लोअर गंगा प्लेन में बिहार जो बाकी बचा हुआ है और वेस्ट बंगाल। तो ये रीजन हो गए जो हैं गंगा प्लेन के 3 अलग अलग हिस्सों में हमने गंगा प्लेन को डिवाइड कर रखा है। अब देखिए कई बार क्या होता है गंगा प्लेन में कुछ हिस्से ऐसे हैं लगातार कुछ स्ट्रेचेज ऐसे हैं जहाँ पे सैंडी जगहें हैं, एरिया जो है वो नदी के आसपास जो है वो सैंडी एरिया है। तो और वो खास तौर पे मिला करता है अपर गंगा प्लेन में। तो अपर गंगा प्लेन में एक फीचर करेक्टरिस्टिक्स फीचर है उसका नाम है भूर्स। तो भूर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं सैंडी रीजन्स। तो अपर गंगा प्लेन में भूर्स नाम का एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर मिलता है जो कि सैंडी
जगह को बोलते हैं जो कि नदी के पास पड़ती है। फिर है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। देखिए ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, आसाम और उसके आसपास के एरिया में, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास के रीजन में ये आपको मिलेगा। ठीक, इसका काफ़ी सारा पार्ट जो है वो बांग्लादेश में भी है, और इनकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। विड्थ जो है इसकी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ है, और इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो नीचे आकर के बांग्लादेश में भी जो है वो मिलता है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 5 डिवीज़न। लेकिन देखिए बार बार हम बीच में कुछ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि खादर हो गया, बांगर हो गया। तो अब हम बात करते हैं, चलिए दोस्तों फिर हम आगे बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेन्स की। देखिए हमने जैसे पहले बात की कि करेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे हम अपने प्लेन को जब डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो हम उनको इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो है भाबर, तराई, बांगर और खादर। देखिए भाबर जो है वो शिवालिक के जो पहाड़ हैं उनके ठीक नीचे वाला रीजन है, और ये इसके लगातार पैरेलल चलता है। और देखिए भाबर की जो विड्थ है वो 18 किलोमीटर तक हो सकती है, 8 किलोमीटर से 18 के बीच में, और इसमें आपको थोड़े बड़े पत्थर और परिवेश स्टोन्स मिलेंगे। ठीक, इसमें थोड़े आमतौर पे बड़े पत्थर मिलते हैं, और इसमें होता क्या है, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं तो कुछ स्मॉल स्ट्रीम्स जो हैं वो उन पत्थरों के नीचे चलती हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीम जो है वो अंडरग्राउंड चली गई हैं। बाबर के ठीक नीचे होती है तराई। तो तराई बेसिकली वो रीजन है जो कि बाबर के ठीक साउथ में पड़ता है, और लगातार बाबर के प्लेन पैरेलल चलता है, और इनकी जो विड्थ है वो 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की होती है। और यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़े फाइनर एलुवियम यानी थोड़ी जो सोयल होती है वो ठीक होती है, और जो पत्थर होते हैं वो बहुत थोड़े और छोटे होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जो पानी की जो स्ट्रीम पहले हमें अंडरग्राउंड नज़र आ रही थी अब वो पानी के बाहर नज़र आती है, और ये जो है बेसिकली वो रीजन है जहाँ पर स्ट्रीम जो है वो प्लेन एरिया में आ जाती है। फिर है बांगर। देखिए बांगर और खादर जो है ये सबसे फर्टाइल लैंड होता है किसी नदी के आसपास। ठीक, तो नदी के आसपास जो थोड़ा ऊंचा एरिया होता है वहाँ पे बेसिकली हमें बांगर मिलती है, और बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियम से बनी होती है, और इसमें बहुत छोटे छोटे जो हैं वो आपको स्टोन्स में मिल जाते हैं, और ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है। उसके बाद आती है खादर। देखिए खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। खादर जो है उसको काचार प्लेन भी कई बार काचार रीजन्स भी बोल दिया जाता है, और खादर जो है वो न्यू एलुवियम से बनी है, और ये हमेशा आपको नदी के दोनों तरफ मिलेगी। देखिए होता क्या है, क्योंकि नदी में कंटिन्यूसली पानी चलता है, जिसकी वजह से जो फ्लड प्लेन वाला रीजन हो गया, या फिर नदी जो अपने साथ फाइन सेडिमेंट लेकर आती है वो नदी के दोनों तरफ डिपॉजिट होता चलता है, जिसकी वजह से क्ले होने की वजह से और जो फाइनर मटेरियल है उसकी होने की वजह से ये जो रीजन है ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक, तो बेसिकली ये जियोमॉर्फोलॉजी है प्लेन्स की, और आप देख भी सकते हैं अलग अलग, जैसे कि हम प्रॉपर में इमेज में देख भी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और क्या मटेरियल प्रोवाइड करें आप इसके बारे में हमें कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।